आइए हम लोग आज एक नए टॉपिक पर चर्चा करते हैं। आज के सेशन में हम लोग देखते हैं कि भारत जो हमारा देश है उसका इंट्रोडक्शन और साथ ही साथ इसका पड़ोसी देशों से क्या संबंध है, इसकी स्थलीय सीमा, समुद्री सीमा, इसका मानक समय, इन सब पर चर्चा करते हैं। तो इस वीडियो को शुरू करने के पहले जो मेरे चैनल पर नए हैं वो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इसे शेयर कीजिए। आइए हम लोग देखते हैं। ये हम लोग का एक रफ मानचित्र इंडिया का हो गया। विश्व में यदि भारत की स्थिति देखी जाए तो हम लोग बोलते हैं कि भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी पूर्वी गोलार्ध कहने का मतलब कि जो हम लोग के अर्थ है उस अर्थ में देखा जाए तो कर्क रेखा इस देशांतर रेखा से 0 डिग्री देशांतर रेखा से भारत की स्थिति क्या है, पूरब है, और भूमध्य रेखा की दृष्टि देखा जाए तो इसका स्थान क्या है, उत्तर है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं भारत की स्थिति उत्तर पूर्व में है। तो कर्क रेखा इसको जस्ट इसके बीचों बीच से गुजरती है। ये मान लेते हैं इंडिया का पोजीशन हम लोग का भारत का है। भारत जो है वह दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। इसके पहले हम लोग का रूस, उसके बाद कनाडा, उसके बाद USA, फिर चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, फिर हम लोग का इंडिया है। इसका जो क्षेत्र है वह पूरे विश्व के क्षेत्र का लगभग मात्र 2.4% है। भारत का जो अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार यदि हम लोग देखें तो इसका अक्षांशीय विस्तार दक्षिण में 8 डिग्री 4 मिनट से 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट पूर्व देशांतर उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट के बीच इसका ओवरऑल मुख्य भूमि का विस्तार है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। अब ये हम लोग का भारत का अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार है। अब इस का जो पोजीशन हम लोग का है, इसकी जो लंबाई चौड़ाई है वो यदि देखा जाए तो उत्तर से दक्षिण इसकी लंबाई 3214 किलोमीटर और पश्चिम से पूर्व देखा जाए तो इसकी लंबाई 2933 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर और पश्चिम से पूर्व 2933 किलोमीटर। ये हम लोग का जो अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार है उसमें लगभग 30 डिग्री का अंतर है। यदि हम लोग 37 में 8 डिग्री घटाएंगे तो ओवरऑल 30 आता है। अक्षांशीय विस्तार भी और देशांतरीय विस्तार भी 30 डिग्री का जो डिफरेंस देखा जाता है। हम लोग बात कर लेते हैं इसके उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी छोर का। तो भारत का जो सबसे उत्तरी विस्तार है वह सियाचिन के पास इंदिरा कौल बोलते हैं उसको हम लोग, इंदिरा कौल, इसका सबसे उत्तरी विस्तार, मुख्य भूमि का सबसे उत्तरी विस्तार। और इसका जो सबसे दक्षिणी विस्तार है वह भारत के मुख्य भूमि में नहीं बल्कि
वो अंडमान निकोबार में दक्षिण अंडमान में स्थित है, जिसको हम लोग इंदिरा बिंदु कहते हैं, इंदिरा पॉइंट। ठीक है। पश्चिम में देखा जाए इसका पश्चिमी विस्तार तो सर क्रीक इसका सबसे पश्चिमी विस्तार है। और इसका पूर्वी विस्तार देखा जाए तो अरुणाचल प्रदेश में कीबुथु ये इसका एक तरह से मुख्य भूमि का बाउंड्री बनाता है। उत्तर में इंदिरा कोल सियाचिन के पास है, दक्षिण में हम लोग अंडमान निकोबार में इंदिरा बिंदु जो दक्षिण अंडमान के बिल्कुल दक्षिण बिंदु पर स्थित है। पश्चिम में देखा जाए तो गुजरात के पास सर क्रीक में इसका सबसे पूर्वी विस्तार है, और पूर्व में देखा जाए तो अरुणाचल प्रदेश के कीबुथु में इसका सबसे पूर्वी विस्तार है। यह जो भारत की स्थिति है पड़ोसी देशों के रूप में, वह उत्तर में इसकी सीमा 3 देशों से मिलती है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं उत्तर में इसकी जो सीमा है वह तीन में से एक बड़े देश हैं, और वह कौन सा बड़ा देश है? उसमें से चाइना हम लोग का सबसे बड़ा पड़ोसी देश है, हम लोग सब लोग जानते हैं चाइना। इससे भारत की सीमा लगभग 1140 किलोमीटर सीमा बनती है, जिसे हम लोग मैकमोहन लाइन के नाम से जानते हैं। इसके अलावा नेपाल से भी भारत की सीमा बनती है और भूटान से भी बनती है। तो 3 हमारे उत्तर में पड़ोसी देश हैं, जिसमें चीन के साथ सीमा बनती है 1140 किलोमीटर, जिसे हम लोग मैकमोहन लाइन कहते हैं। और नेपाल भूटान के साथ ये भी हमारे पड़ोसी देश हैं। पूर्व में देखा जाए तो हम लोग का म्यांमार और बांग्लादेश इसकी सीमा बनाते हैं। इसमें से बांग्लादेश के साथ भारत का सबसे लंबा सीमा बनता है, जिसकी लंबाई लगभग 4096 किलोमीटर है। 4096 किलोमीटर बांग्लादेश के साथ इसकी सीमा बनती है। और ये 2 हमारे पूर्व में पड़ोसी देश हैं। दक्षिण में देखा जाए तो यहाँ हमारे 2 पड़ोसी देश हैं। एक हम लोग का सटा हुआ जो देश है उसको हम लोग श्रीलंका बोलते हैं, और दूसरा हम लोग का हिंद महासागर में बंगाल की खाड़ी है। अब यहाँ पे हम लोग का जो श्रीलंका है और जो भारत की मुख्य भूमि है, इसे एक जल संधि अलग करती है, जिसे हम लोग पाक जल डमरू मध्य जल संधि कहते हैं। एक्चुअल जल संधि जल की वैसी पतली धारा होती है, पतली पट्टी होती है, जो 2 देशों को अलग करता है और 2 महासागरों को जोड़ता है। तो 2 देश में एक हम लोग का भारत है, दूसरा हम लोग का श्रीलंका है, जिसे अलग करता है, और बंगाल की खाड़ी को हिंद महासागर से जोड़ता है, जिसे हम लोग पाक जलडमरू मध्य या पाक स्ट्रेट के नाम से जानते हैं। जबकि आदम्स ब्रिज, जिसे हम लोग आदम का पुल भी कहते हैं, वो श्रीलंका को भारत से जोड़ने वाला एक मुख्य मार्ग है। एडम्स ब्रिज बोलते हैं उसको हम लोग। अब देखें पश्चिम में हम लोग, तो पश्चिम में भारत की सीमा लगभग 2 देशों से मिलती है। एक हम लोग का चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान और दूसरा हम लोग का अफगानिस्तान है। तो पाकिस्तान के साथ जो हम लोग की सीमा रेखा है उसे हम लोग रेड क्लिफ लाइन कहते हैं, जिसकी लंबाई 1120 किलोमीटर है। और अफगानिस्तान से भी सीमा बनती है, लेकिन उसकी लंबाई बहुत ही कम है। तो ये 4 हमारे पड़ोसी देश हैं जो भारत के चारों दिशाओं में स्थित हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं कि भारत का जो समय है, हम लोग साफ कर लेते हैं। एक बार फिर से हम लोग भारत का जो
मानक समय है वह विश्व के मानक समय से 5.5 घंटा, ये मान लेते हैं हम लोग का GMT है, ग्रीनविच मीन टाइम। यहाँ से भारत का समय 5.5 घंटा आगे है। क्योंकि भारत पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, इसीलिए भारत का समय अंतर्राष्ट्रीय जो समय सीमा है उससे 5.5 घंटा आगे है। क्योंकि मानक समय वह काल्पनिक देशात्मक रेखा होती है जो किसी देश का स्टैंडर्ड टाइम होता है या उस देश का समय होता है। इसके पीछे कारण है कि मानक समय एक होने से पूरे देश की घड़ियों का समय एक होता है, जिसलिए आवागमन के जो भी साधन हैं, हवाई जहाज हैं या रेल मार्ग हैं या सड़क मार्ग के द्वारा जो भी ट्रांसपोर्टेशन होता है उसमें दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, इसीलिए किसी देश का जहाँ तक संभव हो एक मानक समय रखा जाता है। तो भारत का जो मानक समय है वह 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर के रूप में स्थापित किया गया है, जो उत्तर प्रदेश के 2 जगहों से, एक हम लोग का है मिर्जापुर और दूसरा नैनी से होकर गुजरता है। क्योंकि यह रेखा 82.5 डिग्री भारत के बिल्कुल बीचों बीच स्थित है, इसलिए इसे भारत का मानक समय माना गया है और इसी समय के अनुसार पूरे देश की घड़ियों को मिला दिया गया है ताकि किसी प्रकार की दिक्कत, परेशानी या व्यवधान ना हो। एक्चुअली देखा जाए रियल टाइम तो पश्चिम से पूर्व तक के समय में 2 घंटे का अंतर है, 2 आवर्स का अंतर है। ये हम लोग कैसे समझ सकते हैं कि जब अरुणाचल प्रदेश के किबुथु में जब कोई बच्चा 8 बजे ब्रश करने के लिए तैयार होता है या ब्रेकफास्ट लेता है, उस समय गुजरात के सरक्रिक में कोई आदमी सो के उठता है, वह जागता है। तो इसे हम लोग समझ सकते हैं कि टाइम का तो कोई अंतर नहीं है, लेकिन जो बेला है उस बेला में अंतर है। यहाँ पर रियल टाइम देखा जाए तो अभी सूर्योदय हो रहा है और यहाँ पे अरुणाचल में कोई आदमी जलपान कर रहा है 8 बजे। तो इस टाइम को चूंकि मैनेज किया गया है एक मानक समय मान करके, इसीलिए समय का अंतर नहीं, लेकिन क्या है, बेला का, अवधि का अंतर है। अब आइए हम लोग देखते हैं आगे कि भारत का जो स्थिति है, पोजीशन है, वो बहुत यूनिक है, बहुत अनोखा है। इसके उत्तर में यह हिमालय पर्वत से घिरा हुआ है, ऊंची ऊंची चोटियों से घिरा हुआ है, जो अलंग है, इसे आसानी से पार नहीं किया जा सकता है। पश्चिम में भी देखा जाए तो यहाँ भी पाकिस्तान के पास सुलेमान किरथा रेंज है और ये थार का रेगिस्तान राजस्थान में है। इसके और आधे पश्चिमी भाग को देखा जाए तो सागर एक तरह से सीमा बनाती है। दक्षिण में भी देखा जाए तो हिंद महासागर इसके पांव पखारते हैं और पूरब में बंगाल की खाड़ी का जल भी इसे छूता है। लेकिन भारत की जो वास्तविक स्थिति है, वास्तविक इसका जो आकार है वो चतुष्कोण है, चतुष्कोण आकार है। और इस चतुष्कोण आकार के चलते अनेक देश इसे सटे हुए हैं, इसे मिले हुए हैं, जिसमें हम लोग का पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इधर हम लोग का नेपाल, भूटान, उत्तर में हम लोग का चीन, हम लोग का म्यांमार, थाईलैंड, बांग्लादेश, श्रीलंका। इसलिए भारत को एक उपमहाद्वीप की संज्ञा दी गई है, इसे हम लोग सब कॉन्टिनेंट कहते हैं। क्योंकि भारत के साथ साथ इसमें और भी देश इसके साथ मिले हुए हैं, जहाँ की जलवायु, जहाँ का भौगोलिक स्थिति लगभग एक समान है, इसलिए इसे हम लोग उपमहाद्वीप की संज्ञा देते हैं। लेकिन यदि भारत का दक्षिणी भाग देखा जाए, आधा दक्षिणी भाग देखा जाए, तो वह लगभग
त्रिभुजाकार है, त्रिभुज के समान है, जो 3 ओर से सागरों से घिरा हुआ है। पश्चिम में हम लोग का अरब सागर, दक्षिण में हम लोग का इंडियन ओशन और पूरब में बे ऑफ बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ है। इसलिए स्थल खंड का वैसा कोई भाग जो 3 ओर जल से घिरा होता है उसे हम लोग प्रायद्वीप या पेनिनसुला कहते हैं। इसीलिए हम लोग बोलते हैं बोलचाल की भाषा में कि भारत एक प्रायद्वीप है। आइए अब यहाँ की जलवायु के बारे में चर्चा करते हैं कि भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। हम लोग बोलते हैं कि भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। इसके पीछे क्या रीजन है? क्योंकि उष्णकटिबंधीय कहने का मतलब है कि कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है, जो इसे 2 स्पष्ट भागों में बांटती है। उत्तर का भाग को हम लोग उत्तरी भाग और दक्षिण के भाग को हम लोग दक्षिणी भाग कहते हैं। क्योंकि कर्क रेखा जब इसे 2 बराबर भागों में बांटती है या 2 भागों में बांटती है तो उत्तर की जलवायु समशीतोष्ण हो जाती है और दक्षिण की जलवायु उष्ण हो जाती है। क्योंकि हम लोग सब लोग जानते हैं कि कर्क और मकर के बीच का जो स्थान है वह दुनिया में उष्ण कटिबंध के रूप में जाना जाता है। वहाँ सूर्य की किरण सालों भर लंबवत पड़ती है, लेकिन उससे जो उत्तर का जो पार्ट है, कर्क रेखा से उत्तर और मकर रेखा से दक्षिण का जो भी क्षेत्र दुनिया में है, ये समशीतोष्ण जलवायु या आदर्श जलवायु के रूप में जाने जाते हैं। अब जो हम लोग का कर्क रेखा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, वह भारत के लगभग 8 राज्यों से गुजरती है, जिसे हम लोग क्रमवार यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं पश्चिम में गुजरात, उसके बाद राजस्थान में बहुत हल्का सा पार्ट है, उसके बाद हम लोग का मध्य प्रदेश, देन छत्तीसगढ़, उसके बाद झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा और मिजोरम। 1 2 3 4 5 6 7 ये 8 राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है, जो भारत को 2 स्पष्ट जलवायु प्रदेशों में विभाजित करती है, उत्तर का समशीतोष्ण जलवायु और दक्षिण का उष्ण जलवायु। और मानसूनी कहने के पीछे क्या तात्पर्य है कि भारत चूंकि मानसून से प्रभावित है, यहाँ पे ग्रीष्म काल में समुद्र की पवनें दबाव में अनुकूलता होने के कारण निम्न दबाव क्षेत्र बन जाने के कारण भारत में सागरीय पवनें, जो हिंद महासागर की जो सागरीय पवनें हैं, जिसे हम लोग मानसून पवन के नाम से भी जानते हैं, वे भारत की ओर चल पड़ती है और जून टू सितंबर यहाँ वर्षा करती है, जिसे हम लोग पर्वतीय प्रकार की वर्षा करते हैं। क्योंकि भारत में मानसून का स्पष्ट प्रभाव देखा जाता है, इसलिए इसे उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु का देश कहा जाता है। अब हम लोग देखते हैं भारत की जो कनेक्टिविटी है दुनिया के देशों से, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। क्योंकि भारत की स्थिति बिल्कुल अनोखा है, यह हिंद महासागर के उत्तरी भाग में स्थित है। विश्व मानचित्र में यदि हम देखें तो भारत का जो पोजीशन है वह हिंद महासागर के बिल्कुल टॉप पे स्थित है और दुनिया के जितने भी अंतर्राष्ट्रीय जल मार्ग हैं जो पश्चिम के देश पूर्व के देशों से होते हुए अपना सामान ढोते हैं, ले जाते लाते हैं, वो भारत को काफी अहम देश मानते हैं। क्योंकि जब 1869 ईस्वी में सुएज नहर बन गया तो जितने भी हमारे अटलांटिक महासागर या अटलांटिक महासागर को पार करके आने वाले जितने भी देश हैं, जैसे कनाडा है, अमेरिका है, मैक्सिको है, दक्षिण में हम लोग का दक्षिण अमेरिका का जितना भी देश है, वे सब सुएज नहर को पार करने के बाद लाल सागर होते हुए इंडिया की ओर आते हैं और भारत से होते हुए फिर पूर्व के देशों की ओर जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का जो समुद्री कनेक्टिविटी है वो बंदरगाह से क्लियर होता है। क्योंकि हमारे पश्चिमी तट और पूर्व तट पर अनेक बंदरगाह हैं, जिनमें कुछ बड़े बड़े बंदरगाह का नाम आपको मैं बता दूं। जैसे गुजरात में हम लोग कांडला है, मुंबई में हम लोग का जवाहरलाल नेहरू और मुंबई बंदरगाह, गोवा में मरवा गोवा,
कर्नाटक में कारवार, केरला में कोच्चि, नीचे हम लोग का यहाँ तमिलनाडु में तूतीकोरिन, चेन्नई, उसके बाद तमिलनाडु में चेन्नई है, एन्नोरे है, आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम, उड़ीसा में पारादीप और पश्चिम बंगाल में कोलकाता है। ये सब बड़े बड़े बंदरगाह हैं, जिसमें से अकेले मुंबई ऐसा बंदरगाह है जो दुनिया के 150 देशों से अभी अधिक कनेक्टिविटी रखता है, क्योंकि पश्चिम के जितने भी सामान आते और जाते हैं, आयात निर्यात होते हैं, वे सारे उसमें से मुंबई बंदरगाह हमारा सबसे अहम बंदरगाह है। और यह एक प्राकृतिक पोताश्रय है, क्योंकि इसके पृष्ठ प्रदेश में वैसे सभी राज्य स्थित हैं जो खनिजों का, रेडीमेड वस्तुओं का या औद्योगिक वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। ये सारा लेन देन, आयात निर्यात मुंबई बंदरगाह से सबसे ज़्यादा होता है और यह भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। देन हम लोग देखें इंडिया का एयर कनेक्टिविटी, तो भारत में अनेक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं जो दुनिया के बड़े बड़े देशों से इनका लगातार कनेक्शन है। उसमें से हम लोग का 4 तो हम लोग जानते ही हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। इसके अलावा हम लोग का हैदराबाद, अहमदाबाद, ये सब बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह हैं जो इंडिया को दुनिया के दूसरे देशों से जोड़ करके वायु मार्ग में कनेक्टिविटी प्रदान करते हैं। और हम लोग का यदि देखा जाए रोडवेज, तो आज नहीं मध्यकाल से ही हम लोग देखते हैं कि भारत में सिल्क रूट का विस्तार हुआ है, जो पेशावर से हम लोग का कोलकाता तक NH2 के नाम से फेमस है, जिसे शेरशाह सूरी ने बनाया था। बाद में इसका अनेक शासकों ने जीर्णोद्धार करवाया और वर्तमान समय में अभी यह NH2 के नाम से जाना जाता है, जो पूरे उत्तरी भारत को कनेक्टिविटी प्रदान करता है। तो ओवरऑल हमने आज देखा कि भारत का जो परिचय है, भारत की जो स्थिति है दुनिया में, वह क्यों अनोखा है, क्यों यह दुनिया के दूसरे देशों के समान अनोखी स्थिति प्रदान करती है, जो अलग है। इसकी सीमा को पार करना उतना आसान नहीं है। साथ ही साथ इसकी मनोरम जलवायु, मानसूनी जलवायु होने के कारण यह दुनिया के और भी देशों से बिल्कुल अनोखा है, अलग है, यूनिक है। साथ ही साथ इसकी पड़ोसी देशों को हमने देखा कि दुनिया में कौन कौन से इसके पड़ोसी देश हैं, किनके साथ इनकी कौन सी सीमाएं लगती हैं। साथ ही साथ भारत एक उपमहाद्वीप है, उसके साथ साथ एक प्रायद्वीप भी है, और इसका मानक समय दुनिया के मानक समय से कितना आगे है, और एक मानक समय होने का क्या कारण है। आपको मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो के जिस सेक्शन में आपको ज़्यादा बेहतर या जिसको आप बेहतर ढंग से समझे होंगे, कमेंट करके ज़रूर लिखें। धन्यवाद। जय हिंद।